अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे ये एलोट्रॉपी क्या है, उसके बाद हम कार्बन की एलोट्रॉपी पढ़ेंगे। ठीक है। एक्चुअली आपको पता है दुनिया में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं अब तक। आपको पता है दुनिया के अंदर एक ही एलिमेंट हमें डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट शेप में मिलता है। एक ही एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर और एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में हमें मिलता है। तो किसी एक एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में मिलना, डिफरेंट फॉर्म्स में रहना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी कहते हैं। तो सिंपली मेरा कहने का ये मतलब है कि किसी एलिमेंट का एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में रहना, एक से ज़्यादा शेप में एग्जिस्ट करना, हम इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं। तो आपको पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कार्बन है, कार्बन दुनिया के अंदर हमें डिफरेंट फॉर्म्स में मिलता है। कौन सी डिफरेंट फॉर्म में मिलता है? कार्बन हमें डायमंड की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन हमें ग्रेफाइट की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन हमें बक्की बॉल की फॉर्म में भी मिलता है, कार्बन हमें कोल की फॉर्म में मिलता है, चारकोल की फॉर्म में मिलता है, कार्बन ब्लैक की फॉर्म में मिलता है, कोक की फॉर्म में मिलता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब कार्बन है, ये सारी के सारी कार्बन की फॉर्म्स है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है दुनिया में। तो एक ही एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना, इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। इस फिनोमेना को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है ना, वो जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है एलिमेंट्स की, उन डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं, एलोट्रॉप्स भी कहते हैं और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ कार्बन की एलोट्रॉपी। हमारे सिलेबस में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स की एलोट्रॉपी दी गई, एक कार्बन की एलोट्रॉपी और दूसरी सल्फर की एलोट्रॉपी। ठीक है। तो आज है दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो मैंने यहाँ लिखा है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना इनटू टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स या स्ट्रक्चर या शेप, किसी भी एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना, हम इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है ना, एक सेम एलिमेंट की जो डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, याद रखो कि एक ही एलिमेंट की जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, वो पता है उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, वो अलग अलग होती है। मतलब उनकी मेल्टिंग पॉइंट अलग होती है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकती है, उनकी सॉल्युबिलिटी अलग हो सकती है, उनकी इनके अलावा उनकी जो उनका कलर जो है वो भी अलग हो सकता है। तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी डेंसिटी अलग अलग हो सकती है। तो उनके मतलब के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है ना एलोट्रॉप्स की, वो अलग अलग होती है। एलोट्रॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर क्यों होती है सर? वो इसलिए कि उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे होते हैं, सेम, उनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। जैसे डायमंड, अब डायमंड भी कार्बन पार्टिकल्स का बना हुआ है, ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म में, दोनों किसकी फॉर्म में? कार्बन एलिमेंट की फॉर्म में। तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों क्या है? ये एलोट्रॉप्स हैं, ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं। इनको हम एलोट्रॉपिक मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, डायमंड और ग्रेफाइट की ना फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि डायमंड के अंदर भी कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं और ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन के पार्टिकल्स है। अगर डायमंड के पार्टिकल्स जो है, डायमंड के जो कार्बन के पार्टिकल्स है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, इसी तरह ग्रेफाइट के भी जो कार्बन होते हैं ना, वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है क्योंकि इनके अंदर एटम सेम होते हैं। जब एटम सेम होते हैं तो इसका मतलब है उनका केमिकल रिएक्शन का जो स्टाइल होगा वो एक जैसा होगा। क्लियर? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। वो फिजिकल प्रॉपर्टी इसलिए अलग होती है कि उनकी स्ट्रक्चर, उनकी शेप, उनकी अरेंजमेंट एटम्स की अलग अलग होती है। और एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, नॉट केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर वो सेम ही एलिमेंट के हैं तो। ठीक है,
एक्चुअली मैंने लिखा है तो किसी एलिमेंट का दो या दो से ज़्यादा फॉर्म स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करना हम उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। लेकिन हमने कहा विथ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है, बट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, वो सिमिलर होती है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाएं एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कार्बन की हम एलोट्रॉपी कहेंगे। ठीक है, तो कार्बन की जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं हम उन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता है कार्बन की बहुत सारी दुनिया में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, बहुत सारी फॉर्म्स में कार्बन एग्जिस्ट करता है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, बक्की बॉल्स है, कॉक है, चारकोल, कोल और कार्बन ब्लैक। इस तरीके से ये सारी की सारी क्या है, ये सब के सब क्या है, ये कार्बन की फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक्चुअली अब क्या किया साइंटिस्ट ने, क्या किया है कि ये जो कार्बन की फॉर्म्स है ना, इनको दो हिस्सों में, इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इनमें से एक होते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म और एक होते हैं एमॉर्फस। डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल, ये तीन जो है ना, ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, लेकिन कौन सी वाली, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती है। तो ये कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इनको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म क्यों कहते हैं, इसलिए कि इनके अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन के जो एटम्स होते हैं ना, वो सीक्वेंस में, वो तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। और तरतीब के साथ अरेंज होने से क्या होता है कि डायमंड, ग्रेफाइट और बक्की बॉल के अंदर एक पर्टिकुलर ज्योमेट्रिक शेप, इनके अंदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और पर्टिकुलर शेप बनती है। तो याद रखो, डायमंड, ग्रेफाइट, बक्की बॉल्स, इनके अंदर एटम्स आपस में मिलकर कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप बनाते हैं। और कब बनाते हैं, सीक्वेंस में। तो इनके अंदर पार्टिकल सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, सीक्वेंस में तरतीब के साथ अरेंज होने की वजह से इनके अंदर कोई ना कोई पर्टिकुलर शेप बनती है। तो शेप बनने की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, दीज आर क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरह कोक, चारकोल, कोल, कार्बन ब्लैक, इनके अंदर भी क्या है, कार्बन के पार्टिकल्स है, लेकिन इनके अंदर जो कार्बन के पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है, इनके अंदर जो कार्बन के पार्टिकल्स है ना, वो सीक्वेंस में नहीं मिले होते, वो तरतीब के साथ अरेंज नहीं होते हैं, वो इर्रेगुलर मैनर में अरेंज होते हैं। इर्रेगुलर मैनर में अरेंज होने की वजह से कोक, चारकोल, इनके अंदर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बनती। इनके अंदर पर्टिकुलर शेप ना बनने की वजह से तो हम इनको किस में रखते हैं, एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म कहते हैं, क्योंकि ए का मतलब होता है नो, मार्फस का लफ्ज का मतलब होता है शेप। तो ऐसी चीज जिसका कोई पर्टिकुलर शेप ना हो, तो इनके अंदर जो कार्बन के एटम है इर्रेगुलर मैनर में मिले होते हैं, जिसकी वजह से इनमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बनती। तो इसलिए हम इनको, ये भी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, लेकिन हम इनको एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन की एमॉर्फस एलोट्रॉपिक फॉर्म है। लेकिन हम सिलेबस में ना सिर्फ दो चीजों पर डिस्कस करेंगे, दो फॉर्म से उन पे डिस्कस करते हैं। कौन कौन सी, एक हम पढ़ेंगे डायमंड के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो कार्बन की इंपॉर्टेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म है वो ग्रेफाइट। बस इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या पढ़ेंगे सर इनके बारे में, डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में? इनके बारे में पता है क्या पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मतलब डायमंड के अंदर कार्बन के एटम किस तरीके से अरेंज है और ग्रेफाइट के अंदर किस तरीके से अरेंज है, और डायमंड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो ये हम सिंपल डिस्कस करेंगे। तो आ जाए सबसे पहले डायमंड के बारे में अगर आपसे इंट्रोडक्शन करें तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे डायमंड इज अ क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो डायमंड कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, बिकॉज इन डायमंड पार्टिकल्स कार्बन्स आर अरेंज इन ए रेगुलर मैनर, दैट्स व्हाई दे फॉर्म द पर्टिकुलर शेप इन डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के अंदर पर्टिकुलर शेप बनी होती है, किसकी, पार्टिकल्स के मिलने से। स्ट्रक्चर कैसा है सर डायमंड का, तो चलें डायमंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि डायमंड में क्या होता है कि कार्बन के एटम्स होते हैं सारे, डायमंड में हर कार्बन का एक एटम, तवज्जो करना, डायमंड के अंदर एक कार्बन का एटम 4 कार्बन के एटम के साथ मिला होता है। एक कार्बन का एटम क्या, 4 कार्बन के एटम के साथ मिला होता है। इसी तरह ये जो आगे वाला कार्बन है ना, ये भी 4 कार्बन के साथ, आगे वाला भी 4, इस तरीके से। तो डायमंड के अंदर हर कार्बन अपने बराबर के 4 कार्बनों के साथ कनेक्ट होता है कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। किसके जरिए से, शेयरिंग कोवलेंट बॉन्ड के जरिए से। तो डायमंड के अंदर हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है, और जब एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है तो इस तरह क्या एक पर्टिकुलर स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिक शेप बनती है, इस तरीके से। और इस स्मॉलेस्ट शेप ऑफ यूनिट को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल यूनिट कहते हैं।
तो सिंपली मेरा कहने का मतलब ये कि डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ मिलता है जिससे एक पर्टिकुलर शेप बनती है जिसे हम टेट्राहेड्रल यूनिट कहते हैं। इसी तरह फिर जो आगे वाले कार्बन है ना, ये भी 4 के साथ मिलते हैं तो ये भी एक पर्टिकुलर शेप टेट्राहेड्रल यूनिट बनाते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि जब बहुत सारे एक टेट्राहेड्रल आगे वाला कार्बन जो होगा वो भी 4 कार्बन के साथ मिलके ऐसा ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर आगे वाला भी इस तरीके से बहुत सारे कार्बन क्या करेंगे, सारे वो टेट्राहेड्रल मैनर में अरेंज्ड होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जब कार्बन टेट्राहेड्रल यूनिट्स बनाएंगे, जब बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स बन जाएंगे, जब बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स बन जाते हैं तो फिर वो टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में मिलके आपस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, वो क्यूब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वो क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं, वो क्यूब स्टाइल में हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जब हर कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है तो बहुत सारे जब टेट्राहेड्रली अरेंज्ड कार्बन क्या करेंगे, वो आपस में मिलकर ना एक पर्टिकुलर क्या एक ज्योमेट्रिक शेप बनाएंगे जिससे हम क्यूब बन जाते हैं। तो मान लो कि टेट्राहेड्रल यूनिट्स मिलकर क्यूब बना दे। अब आप देखें क्यूब में, सपोज करें आप क्यूब में देखें ये एक टेट्राहेड्रल है, ये दूसरा टेट्रा, ये चौथा टेट्रा, इस तरीके से बहुत सारे टेट्राहेड्रल यूनिट्स आपस में किस तरीके से क्यूब की तरह अरेंज होते हैं। तो इस तरीके से हम कहते हैं एक क्यूब बना, उसके बराबर में फिर दूसरा क्यूब बनेगा, तीसरा, इस तरीके से पूरी डायमंड में क्यूब बन जाए। जब बहुत सारे क्यूब बनेंगे तो क्या, बहुत सारे क्यूब बनने से क्या मिलने से क्या होगा, एक डायमंड तैयार हो जाए। तो अब आपसे अगर पूछा जाए कि डायमंड के अंदर जो पर्टिकुलर की शेप किस तरीके से, तो आप कहेंगे क्यूबिक यूनिट सोल होता है डायमंड। डायमंड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं कार्बन के एटम, वो क्यूब स्टाइल में अरेंज होते हैं। अगर आपसे ये पूछे कि डायमंड के अंदर हर कार्बन 4 कार्बन के साथ मिलके जो पर्टिकुलर बेसिक यूनिट शेप बनाता है, तो बेसिक यूनिट शेप क्या कहेंगे, वो टेट्राहेड्रल। अगर आपके कहेंगे कि इसकी जो शेप क्या है डायमंड की, तो फिर आपको क्यूब करनी है, क्योंकि क्यूब में हम काउंट करेंगे इसकी शेप। ठीक है, तो मैंने ये लिखा है इन डायमंड के अंदर ईच कार्बन इज कोवलेंटली बाउंडेड विद अदर 4 कार्बन। तो हर कार्बन क्या 4 दूसरे कार्बन के साथ कनेक्ट, और इस तरीके से क्या होता है कि टू फॉर्म एक बेसिक यूनिट शेप बन जाए जिसे हम क्या कहते हैं, दैट्स टेट्राहेड्रल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने लिखा दीज मेनी टेट्राहेड्रल, जब बहुत सारे टेट्राहेड्रल्स यूनिट्स बनेंगे तो वो आपस में कंबाइन हो गए टुगेदर टू फॉर्म क्या बना लेते हैं, एक क्यूबिक यूनिट सेल, एक क्यूब बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह चलो आगे चलते हैं। आपको पता है डायमंड के अंदर हर कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्ट है। इसी तरह डायमंड के अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, इस कार्बन टू कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और दूसरा कि कार्बन टू कार्बन आपस में, आपको पता है कि ये टेट्राहेड्रल स्टाइल में, और टेट्राहेड्रल होने की वजह से आपको पता है डायमंड के अंदर बॉन्ड टू बॉन्ड इन कार्बनों के दरमियान में एंगल कितनी होती है, तो आप कहेंगे 109.5 डिग्री, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो एंगल इतनी होती है। अगर आपसे पूछे कि डायमंड के अंदर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे sp3, क्योंकि कार्बन ने चारों बॉन्ड बनाए, सिंगल बनाए सिग्मा। जब भी कोई एटम 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड के अंदर जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, यही आपके पास प्री एंट्री टेस्ट के अंदर आती है। ठीक है, तो डायमंड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर किसका, डायमंड का। अब आ जाते हैं डायमंड की प्रॉपर्टीज। डायमंड की मैंने लिखा है इट इज द हार्डेस्ट सबस्टेंस। डायमंड बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ही हार्डेस्ट सब, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल इसको माना जाता है डायमंड को। एंड हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, किसी भी मटेरियल की लाइट को बेंड करने की टेंडेंसी, बेंड करने की एबिलिटी। तो जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो मटेरियल जितना लाइट को बेंड करता है, जितनी एंगल बेंड करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, वो उसकी कहलाती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो डायमंड होता है ना, डायमंड, मान लो ये डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है। अब डायमंड में से जब लाइट पास होती है, जैसे ही डायमंड में लाइट पास होती है तो डायमंड लाइट को ना बहुत ज़्यादा बेंड कर देता है। तो डायमंड एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो लाइट को बहुत ही लार्ज एंगल पे डेविएट कर देता है, बहुत ही लार्ज एंगल पर इसे बेंड कर देता है। इसीलिए तो जो सबस्टेंस, जो मटेरियल लाइट को जितना बेंड करेगा, हम उसे क्या कहेंगे कि वो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा। तो मैंने लिखा है कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो लाइट को बहुत ज़्यादा एंगल पे क्या करता है,
उसका ये स्ट्रेट पाथ है, तो बहुत ज़्यादा एंगल के अंदर क्या करता है, वो बेंड कर देता है। इसलिए हम कहते हैं कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होती है, वो लाइट को ज़्यादा एंगल पे डेविएट करता है, उसको बेंड कर देता है। आपसे पूछा जाए कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा क्यों है कार्बन की, इस डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा इसलिए कि डायमंड के अंदर ये जो कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये नेटवर्क की फॉर्म में मिले होते हैं, मॉलिक्यूल की फॉर्म सिंपल में नहीं होते। मतलब हर कार्बन 4 कार्बन के साथ इस तरीके से आगे वाला भी 4, तो डायमंड के अंदर कार्बन के एटम लगातार मिले होते हैं, कंटिन्यूसली मिले होते हैं, इनमें कोई गैप नहीं होता। मतलब लगातार मिलने से इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूल नहीं बनता, ये सिंपल मॉलिक्यूल नहीं बनते, ये एक ही लार्ज यूनिट्स बनता है। जैसे हम कह सकते हैं कि कार्बन के एटम्स मिलकर ना एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जायंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में रखते हैं, नेटवर्क की फॉर्म में रहते हैं। तो कार्बन के एटम लगातार मिले होते हैं, और इस लगातार मिलने से क्या होता है, पूरे डायमंड में कार्बन के एटम नेटवर्क फॉर्म में थे। तो कार्बन के एटम जायंट और नेटवर्क फॉर्म होने की वजह से जैसे ही लाइट डायमंड से पास होती है, तो वो जो कार्बन के एटम लगातार मिले होते, तो वो कार्बन के एटम इस लाइट को सीधा स्ट्रेट में पास नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लाइट ऐसा बेंड करती जाती है, इस तरीके से वो ज़्यादा एंगल पे बेंड हो जाती है नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक है, अब आ जाओ उसका, इट इज़ अ बेड और नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड में से ना हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अगर आप डायमंड को इस साइड से हीट करेंगे तो ये साइड कभी भी गर्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं होती डायमंड में, हीट फ्लो नहीं करती डायमंड में, क्योंकि डायमंड बेड कंडक्टर ऑफ हीट है, इनमें हीट से पास नहीं होती। एंड बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड में करंट भी पास नहीं होता। अगर आप डायमंड के साथ कोई तार को करंट कर दो और डायमंड को आप हाथ लगाओ तो आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि डायमंड में से करंट फ्लो नहीं करता, डायमंड में से करंट कंडक्ट नहीं होता। तो इसलिए हम कहते हैं डायमंड क्या है, बेड कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आपसे पूछा जाए डायमंड में से करंट पास क्यों नहीं होता, आप कहेंगे बिकॉज हैव नो फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डायमंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डायमंड के अंदर, मुझे एक बात बताओ, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप देखें कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के के अंदर कितने होते हैं? 2, और एल शेल में कितने होते हैं? 4। तो डायमंड के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे कार्बन के पास, जो डायमंड में कार्बन, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये चारों इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कार्बन शेयर कर लेता है। तो इस कार्बन के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की सलाहियत भी नहीं होगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डायमंड बेड कंडक्टर क्यों है, आप कहेंगे डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, वो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में शामिल होते हैं, और बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्री नहीं होते, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी करंट को कंडक्ट नहीं करते। इसलिए डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, चारों के चारों बॉन्ड में शामिल होते। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से डायमंड करंट पास नहीं कर सकता, तो इसलिए हम उसे बेड कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ना उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में शामिल ना हो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करें, जो चार्ज को ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरी, जो करंट को ट्रांसफर करता है, हम उन्हें मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे इसकी डेंसिटी 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इस तरीके से इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3500 डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट है। और प्योर डायमंड इज कलरलेस, जो प्योर डायमंड होता है उसका कोई कलर नहीं होता, वो ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन मैंने लिखा है कि कुछ कलर्ड डायमंड्स भी होते हैं, जैसे ग्रीन होता है, ब्लैक होता है, येलो होता है, तो मतलब रेड कलर का होता है। तो दुनिया में के अंदर जो प्योर डायमंड होता है उसका कोई कलर नहीं होता। लेकिन हमने कहा दुनिया के अंदर डिफरेंट कलर के भी तो डायमंड्स होते हैं, तो मैंने कहा जो कलर्ड वाले डायमंड्स होते हैं ना, उनके अंदर इम्प्योरिटीज होती है। क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है। कौन सी इम्प्योरिटीज होती है सर? उनके अंदर मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है। कौन सी? मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड इम्प्योरिटीज होने की वजह से तो उनके अंदर ये कलर प्रोड्यूस होता है। बेसिकली डायमंड का अपना कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। तो अगर आपको मैं बता दूं कि मान लो ये एक डायमंड है, ठीक है, ये एक डायमंड है, ठीक है, ये डायमंड है। अब आप मुझे बताओ इस डायमंड के अंदर
जब कोई मेटल इंप्योरिटीज आती है, कौन से मेटल्स है, ट्रांजिशन मेटल, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल कलर शो करते हैं, आपको पता है। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड आ जाता है, क्या आ जाता है, कोई मेटल ऑक्साइड आ जाता है ट्रांजिशन, तो वो मेटल ऑक्साइड क्या है, जब डायमंड के अंदर मिक्स हो जाता है एज ए इम्प्योरिटी की तरह, तो वो मेटल ऑक्साइड क्या करता है, वो कलर इमिट करता है। क्या करता है, इमिट। वो कलर इमिट करने की वजह से पूरा डायमंड भी कलरफुल हो जाता है। तो बेसिकली जो कलरफुल डायमंड होते हैं उनके अंदर मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होती है, उन मेटल ऑक्साइड की वजह से ही उनके अंदर कलर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब उसके बाद आ जाए ब्लैक डायमंड। आपने देखा होगा कुछ ब्लैक डायमंड्स होते हैं। ब्लैक डायमंड के एग्जांपल दें सर, एक होता है बोट, दूसरा होता है कार्बोनेडो। बोट और कार्बोनेडो ये दोनों क्या हैं, ये ब्लैक डायमंड्स है। तो इन ब्लैक डायमंड्स ये ज़्यादातर प्रीशियस नहीं होते, इतने एक्सपेंसिव नहीं होते। तो ठीक है, बोट और कार्बोनेडो ये जो ब्लैक डायमंड्स होते हैं ना, हम इनको रिंग्स वगैरह बना यूज़ नहीं करते, तो इसलिए हम इनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली रिंग्स में यूज़ इनमें नहीं करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव नहीं होते। तो इनको इस्तेमाल करते हैं फॉर ड्रिलिंग एंड बोरिंग, फॉर कटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ड्रिलिंग मशीन होती है, ड्रिलिंग मशीन के आगे जो रॉड लगी होती है ना, वो रॉड किसी मेटल की नहीं होती है, वो रॉड बेसिकली क्या होती है, ब्लैक डायमंड की होती है। किसकी होती है, ब्लैक डायमंड की। तो जो ड्रिलिंग मशीन के आगे जो क्या लगी होती है, वो रॉड लगी होती है, वो बेसिकली किसकी होती है, ब्लैक डायमंड की होती है, बहुत हार्ड होती है। तो इस हार्ड होने की वजह से हम इस रॉड के जरिए से क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन के जरिए से हम क्या करते हैं, जो दीवारें होती है, जो पहाड़ होते हैं, उनके अंदर होल्स करते हैं। क्या करते हैं, उनके अंदर होल्स बोर करते हैं और उनके अंदर ड्रिलिंग करते हैं। याद रखो, ये मेटल की नहीं होती, बल्कि ये किसकी होती है, मेटल की होती तो बेंड हो जाती, ये किसकी होती है, ये डायमंड की होती है, जो बहुत हार्ड होती है, जिसकी वजह से किसी दीवार या किसी मतलब पत्थर के अंदर क्या करते हैं, ड्रिल कर देती है, बोर कर देती है। इसी तरह डायमंड, ये जो ब्लैक डायमंड है ना, हम इससे ग्लास को भी कट करते हैं, जिसको ग्लास कटर कहा जाता है, वो भी डायमंड की रॉड होती है, बहुत हार्ड, उससे हम ग्लास को कट करते हैं। तो मतलब कि ये ब्लैक डायमंड के चंद यूजेस है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म कार्बन की, जिसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। अब ये ग्रेफाइट क्या है, इट इज आल्सो क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। कौन सी वाली, क्रिस्टलाइन, क्योंकि इसके अंदर भी पर्टिकुलर शेप बनती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है सर ग्रेफाइट का, तो चलें इसके स्ट्रक्चर पे डिस्कस करते हैं। तो सुन लो, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, किससे, डायमंड से। स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ग्रेफाइट आपको अलग दिखता है और डायमंड अलग दिखता है दोनों कार्बन की फॉर्म्स, लेकिन अलग अलग इसलिए दिखते हैं कि इनके अंदर कार्बन के एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब आ जाए उसके बाद, अब हमने कहा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन अपने 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है बराबर में। तो याद रखो, डायमंड में एक कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्ट, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर हर एक कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ लिखा है कि डायमंड ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। आप कहेंगे कि सर कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है, लेकिन वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से ट्राइएंगुलर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो होता है कार्बन के पास वो बॉन्ड में शामिल नहीं होता, वो कार्बन के पास फ्री रहता है। ये ज़हन में रख लो। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड के अंदर हर, ग्रेफाइट के अंदर सॉरी ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन 3 कार्बन के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, ये देखो, ये कार्बन है, इसको आप सेंटर, ये कार्बन है, एक आगे कार्बन, एक पीछे, एक नीचे, इस तरीके से 3 कार्बन के साथ ये कनेक्ट होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर फ्री होता है। ठीक है, और इस तरीके से आगे क्या होता है कि ऐसे 6 कार्बन, कितने, ऐसे 6 कार्बन आपस में मिलते हैं और इन 6 कार्बन मिलके एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, जिस शेप को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो एटम है वो आपस में मिलके कौन सी शेप देते हैं, हेक्सागोनल शेप देते हैं। तो ये हेक्सागोनल शेप बनाते हैं। एक हेक्सागोनल बनेगी, फिर उसके बराबर में दूसरी हेक्सागोनल, फिर बराबर में तीसरी, इस तरीके से बहुत सारे हेक्सागोनल बनते जाएंगे। और बहुत सारे जब हेक्सागोनल बन जाएंगे तो एक क्या बन जाएगी, शीट बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक लेयर, इस तरीके से लेयर। अच्छा, अब दूसरी खास मैं आपको बताऊं, मैंने लिखा है यहाँ पर कि इन ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बाउंडेड। हर कार्बन एटम कोवलेंटली बाउंडेड होगा, कितने, 3 एटम के साथ। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा, 6 कार्बन के एटम
ग्रेफाइट के अंदर 6 कार्बन के एटम आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, एक हेक्सागोनल शेप यूनिट बनाएंगे, जिसको हेक्सागोनल शेप यूनिट। लेकिन हमने कहा हर कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है ग्रेफाइट के अंदर, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री। मैंने कहा ईच कार्बन एटम हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन फ्री, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, विच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन ग्रेफाइट, और वही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रेफाइट में से करंट को पास करवाता है। इसी वजह से ही तो ग्रेफाइट कंडक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखें, मैंने कहा कि अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो याद रखो ग्रेफाइट के अंदर, तवज्जो करना, ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन 3 कार्बन के साथ इस तरीके से 6 कार्बन के एटम मिलेंगे, एक हेक्सागोन बन जाएगी, फिर बराबर में दूसरी हेक्सागोन, फिर बराबर में, इस तरीके से बहुत सारी हेक्सागोन क्या आपस में यूनिट्स मिलके एक लेयर बना लेंगे। तो इस तरीके से एक लेयर बन गई, फिर उसके नीचे दूसरे कार्बन के एटम मिलके एक और लेयर बनाएंगे हेक्सागोन स्टाइल में, इस तरीके से दूसरी लेयर बनेगी नीचे, फिर उसके नीचे तीसरी लेयर, लेयर्स के स्टाइल में। जिस तरह बोरिक एसिड के अंदर लेयर्स बनती है तो ग्रेफाइट में भी बिल्कुल वैसे उसी तरह क्या बनती है, लेयर्स बनती है। तो ये एक लेयर बन गई, फिर दूसरी, लेकिन इसमें देखें हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, तो 1 इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के, अगर एक कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है, या तो बिलियन खरबों एटम से, तो हर एक के पास एक अगर इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो इस तरीके से अगर हम करेंगे सबके पास कितने सारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो। तो ये एक लेयर है, ये उसके नीचे दूसरी लेयर है। अगर आप कहेंगे सर लेयर है तो फिर इन लेयर में गैप भी होगा, बिल्कुल। तो ग्रेफाइट की लेयर्स के दरमियान में गैप कितना होता है, 3.35 एंगस्ट्रॉम, इतना गैप होता है। और इन लेयर्स, ग्रेफाइट के अंदर ये जो लेयर्स होती है, इन लेयर्स के दरमियान में भी फोर्स होती है, जिस फोर्स को हम क्या कहते हैं, वीक वांडर वाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वीक वांडर वाल फोर्स। और इस वीक फोर्स होने की वजह से क्या करते हैं कि ये जो लेयर्स होती हैं, ये जो शीट्स होती हैं ग्रेफाइट में, ये एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं। क्या करती हैं, ग्लाइड करती रहती हैं, मूव करती रहती है। और इस मूविंग की वजह से ग्रेफाइट हमें स्लिपरी फील होता है, इसी वजह से हमें ग्रीसी फील होता है, किसकी तरह, बोरिक एसिड की तरह। तो याद रखो कि ग्रेफाइट भी बोरिक एसिड की तरह स्लिपरी होता है। उसकी वजह क्या है, यही वजह है कि ग्रेफाइट के अंदर जो लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स के दरमियान में जो फोर्स होती है वो वीक होती है। इस वीक फोर्स होने की वजह से हम जब ग्रेफाइट को टच करते हैं तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करती रहती है, उसके ऊपर मूव करती रहती है, और इस मूविंग की वजह से हमें ग्रेफाइट स्लिपरी फील होता है, ठीक है। किसी तो मैंने लिखा है द हेक्सागोनल यूनिट्स आपस में मिलके एक क्या करेंगे, एक शीट बनाएंगे, फिर वो शीट ग्लाइड करेंगी और एक दूसरे के ऊपर मूव करेंगी, जिसकी वजह से हमें ये स्लिपरी फील होता है। तो चलें हम डीप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अब आप मुझे बताओ ग्रेफाइट के अंदर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए, और जब भी कोई एटम 3 बॉन्ड बनाता है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो याद रखो कि डायमंड के अंदर sp3 थी, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 वाला। और एक खास बात मैं आपको बता दूं, याद रखो कि जो sp2 कार्बन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, किसके मुकाबले में, sp3 के मुकाबले में। मतलब कहने का ये कि जो sp2 वाले कार्बन होते हैं वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी खींचने की पावर ज्यादा होती है, किससे, sp3 वालों से। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है वो sp2 है, और sp2 वाले कार्बन की अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है। तो अगर अट्रैक्शन पावर ग्रेफाइट में कार्बनों की ज्यादा है क्योंकि sp2 की वजह से, और sp2 कार्बन मैंने कहा ना ज्यादा अट्रैक्ट करते, तो ग्रेफाइट में कार्बन sp2 होते, तो इस sp2 होने की वजह से ग्रेफाइट के कार्बन आपस में एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ज्यादा अट्रैक्शन करने की वजह से क्या होता है कि जो ग्रेफाइट के कार्बन के एटम है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। अगर वो क्लोज आ जाएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कम। तो बिल्कुल इसी तरह तो ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ कम कितनी होती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम। और व्हाट अबाउट द डायमंड, डायमंड की कितनी होती है, यहाँ पर मैंने लिखा डायमंड की होती है 1.54। तो अगर आपसे पूछा जाए डायमंड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है कार्बन टू कार्बन, और ग्रेफाइट की कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन है वो sp2 वाले होते हैं और इसके अंदर sp3, और sp2 वाले कार्बनों के दरमियान में अट्रैक्शन ज्यादा होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से sp2 वाले कार्बन एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, करीब, उससे बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। अब ये भी तो कह सकते हैं ना कि सर अगर sp2 वाले कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायमंड के अंदर जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी मैंने यहाँ लिखी है, लेकिन ग्रेफाइट का जो कार्बन टू कार्बन बॉन्ड होता है, अब आप मुझे खुद बताएं कि कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है या डायमंड टू कार्बन टू,
तो मुझे बताएं, आपको पता है कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है डायमंड में या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट के अंदर कार्बन टू कार्बन मतलब कि स्ट्रांग होता है बॉन्ड या डायमंड के अंदर? तो काफ़ी बच्चे कहते हैं सर डायमंड के अंदर कार्बनों के दरमियान में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेफाइट के मुकाबले में, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि अगर आप देखेंगे तो ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होते हैं वो sp2 होते हैं और sp2 वालों की अट्रैक्शन ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे कि इसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा हो। तो हम कह सकते हैं कि याद रखो ग्रेफाइट कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। किससे? ग्रेफाइट से, डायमंड से। तो ग्रेफाइट के अंदर कार्बन टू कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है एज अ कम्पेयर डायमंड के अंदर कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होता है वो इसके मुकाबले में कम, क्योंकि वो sp2 वाले कार्बन है, वो sp3, तो sp2 वालों में अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया बात? इसी वजह से किताबों में लिखा जाता है कि ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट डायमंड से ज़्यादा होती है। हकीकत में इसकी कितनी है? 3500, लेकिन ग्रेफाइट में कुछ बुक्स लिखते हैं कि ग्रेफाइट की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 3700, 3700 सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है। कौन? ये ग्रेफाइट। और इसकी कितनी है? 3500। तो हकीकत में इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों है? क्यों ज़्यादा है? अब आपसे पूछे, क्योंकि ग्रेफाइट के इंटर एटॉमिक फोर्स, उनके एटमों में जो फोर्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है। उसकी वजह कि sp2 वाले कार्बन होते हैं, जिसकी वजह से इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इनके इंटर एटॉमिक फोर्स को ब्रेक करने के लिए। क्लियर हो गई बात? और इनमें शेप हेक्सागोन है और एंगल कितना होता है? अगर आपसे पूछे एंगल 120 डिग्री होता है, तो एंगल 120 डिग्री होता है एक बॉन्ड से। ठीक है, तो हेक्सागोन में 120 डिग्री होता है एंगल। अच्छा, अब आ जाए ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की तो बात हो गई। अब आ जाए प्रॉपर्टीज। ग्रेफाइट कैसा होता है? इट इज डार्क ग्रे क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये डार्क ग्रे कलर का होता है। आपने वो देखा होगा पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो ग्रेफाइट है। वो क्या है? वो ग्रेफाइट है। वो कैसा होता है? डार्क ग्रे कलर होता है। ठीक है, तो डार्क क्रिस्टलाइन ग्रे कलर का होता है और सॉफ्ट इन नेचर होता है। ग्रेफाइट ना इजीली ब्रेक हो जाता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड बहुत हार्ड होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट नेचर का होता है, इजीली ब्रेक। और मैंने लिखा इट इज अ ग्रीसी, ग्रेफाइट ग्रीसी होता है। उसको टच करेंगे आपको ग्रीसी मिल। क्यों ग्रीसी होता है? क्योंकि उसका रीजन क्या है? व्हाई इट इज अ ग्रीसी? बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लेयर्स एंड द अट्रैक्शन बिटवीन द लेयर्स इज वेरी वीक। तो वीक अट्रैक्शन होने की वजह से दीज लेयर्स मूव ओवर वन अनदर। तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं? मूव करती रहती हैं, और इस मूविंग की वजह से ही ये हमें ग्रीसी फील होता है। तो ये ग्रीसी होता है, और ग्रीसी होने की वजह से आर यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट। इसी वजह से हम इस ग्रेफाइट का जो पाउडर है वो हम एज ए ल्यूब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं मशीनरीज के अंदर। आपको पता है मशीनरीज के अंदर फ्रैक्शन को कम करने के लिए हम ऑयल यूज करते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रीज के अंदर बड़ी बड़ी मशीन्स होती है उनके अंदर ऑयल इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनकी जगह पे ग्रेफाइट यूज किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट भी एक ग्रीसी होता है। तो इस तरीके से ये भी ल्यूब्रिकेंट का काम करता है। फ्रैक्शन को लो करने के लिए इनको मशीन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी मशीन ऐसी है जिसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है फ्रैक्शन लेस करने के लिए। ठीक है, ग्लाइड करने। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखो कि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से करंट पास होता है। तो याद रखो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट एक बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से पास होती है। इसकी वजह क्या? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट, क्योंकि इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब आप मुझे बताओ, हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी तरह फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट में से करंट कंडक्ट होता है। कैसे? ये लेयर एक पड़ी है, ये दूसरी लेयर है। अगर आप इस ग्रेफाइट को अगर आप बिजली की तार ऐसे कनेक्ट कर लो, अगर आप इसके साथ बिजली की तार कनेक्ट करेंगे, जैसे ही बिजली की तार कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? जैसे ही इसके साथ करंट की कोई तार कनेक्ट कर दो तो क्या होगा कि यहाँ से करंट फ्लो करता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? ये करंट की चार्ज को यहाँ से फ्लो करते हैं, क्योंकि ये फ्री होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड में शामिल नहीं होते। तो जैसे ही अगर आप यहाँ से करंट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वाली चार्ज लेकर उसको ट्रांसफर करेंगे आगे, जिससे क्या होगा? करंट आपका ट्रांसफर होता जाएगा, चार्ज ट्रांसफर होती जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, जिसकी वजह से ग्रेफाइट में कंडक्शन आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। क्लियर हो गई बात? तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इसी तरह हम कह सकते हैं ना, यही तो सबसे खास बात है कि इलेक्ट्रिसिटी। और याद रखो कि ग्रेफाइट ज़्यादा करंट कैसे पास करता है? पैरेलल स्टाइल में। मतलब जैसे ये लेयर है, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ले, ये लेयर है, दूसरी लेयर है। तो जैसे लेयर है, अगर आप करंट भी उसी डायरेक्शन में देंगे लेयर के स्टाइल में, तो ही करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल स्टाइल में इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो चार्ज भी ज़्यादा ट्रांसफर होगी, तो इस तरीके से करंट ज़्यादा फ्लो करता है। तो याद रखो
रखो ग्रेफाइट के अंदर पैरेलल में करंट पास होता है, परपेंडिकुलर में करंट क्यों नहीं पास होता? क्योंकि परपेंडिकुलर अगर आप करंट देंगे तो परपेंडिकुलर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम होती है, तो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रॉन कम होते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता, और जिसकी वजह से परपेंडिकुलर में ये बैड कंडक्टर होता है, तो पैरेलल में गुड कंडक्टर होता है। कभी आपसे पूछ ले तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी पास करता है लेकिन पैरेलल स्टाइल में, जिस स्टाइल में लेयर पड़ी है तो करंट भी इस स्टाइल में ही कंडक्ट होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो ज्यादा करते हैं, इसमें ज्यादा चार्ज ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की, और ऐसे बहुत कम परपेंडिकुलर करंट पास नहीं करता ग्रेफाइट। क्लियर हो गया बात? तो मैंने लिखा है कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये वाहिद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा नॉन मेटल है जिसमें से करंट पास होता है जो गुड कंडक्टर है, तो आप कहेंगे ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट वाहिद एक्सेप्शनल केस है, ठीक है, तो नॉन मेटल लगा जो करंट पास करता है, तो वाहिद ये ग्रेफाइट ही नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, जिनमें करंट पास होता है, अदरवाइज मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, तो इसमें ठीक है। अच्छा, फिर हम इस इलेक्ट्रिसिटी पास होने की वजह से हम इसको यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पर, इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो हम याद है हम इलेक्ट्रोड्स जब इस्तेमाल करते हैं उनको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ग्रेफाइट को क्यों करते हैं ज्यादातर इलेक्ट्रोड्स? क्योंकि उनमें से करंट पास होता है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से हम उसे क्या करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें से करंट अच्छे तरीके से पास होता है। अच्छा, लास्ट वन, इसकी डेंसिटी क्या होती है? 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इससे डेंसिटी कम, और बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.42 एंगस्ट्रॉम। तो ग्रेफाइट के अंदर बॉन्ड लेंथ भी डायमंड से कम होती है और ग्रेफाइट के अंदर उसकी डेंसिटी भी डायमंड से कम होती है, ठीक है। लेकिन याद रखो कि ग्रेफाइट में एंगल ज्यादा होती है और बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होती है, किससे? डायमंड से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थी किसके? ग्रेफाइट और डायमंड के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।